दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, उसका सिलसिला जारी रखते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चलें कि ये किताब उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी थी और इसका उर्दू में तर्जुमा किया है जनाब हारून रशीद साहब ने। पिछली पॉडकास्ट में पिछले हफ्ते बात हो रही थी, इमरान खान बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के बारे में, जो ज़ियाउल हक साहब ने उनको बोला था कि ज़रूर उनको खेलना चाहिए, जबकि उस वक्त वो क्रिकेट को खैराबाद कहना चाह रहे थे। बहरहाल आगे लिखते हैं, अस्पताल का इन्हिसार वर्ल्ड कप में हमारी कामयाबी पर था। मैंने अस्पताल की मार्केटिंग टीम को बता दिया कि वो ट्रॉफी जीतने को मलहूज रखते हुए अपनी हिकमत अमली तैयार करें। कप्तान के तौर पर तीसरा और खिलाड़ी की हैसियत से ये मेरा 5वां आलमी कप था। पहली बार प्रेस से मैंने कहा, हम इंशाल्लाह जीत कर ही लौटेंगे। बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही मेरा मंसूबा नाकामी से 2-4 होने लगा। हमारे मुमताज़ खिलाड़ी सईद अनवर और वक़ार यूनुस जख्मी होकर मुकाबले से निकल गए। वो दोनों मैच जिता देने वाले थे। एक खुशकिस्मत टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 4 जांबाज होते हैं। मुकाबला शुरू होने से 2 दिन कबल मेरे कंधे की हड्डी में खराबी पैदा हो गई। मेलबर्न के एक मुमताज़ माहिर से मुआयना कराया तो असल नौइयत का अंदाज़ा हुआ। उसने 6 हफ्ते का मुकम्मल आराम तजवीज़ किया। मैं परेशान हो गया। ये तो मेरी तबाही थी। साल भर की रियाजत के बाद क्या यही होना था? सिर्फ एक खिलाड़ी ही मेरे एहसासात का दुरुस्त अंदाज़ा कर सकता है। सिर्फ वही जान सकता है कि मेरे दिलो दिमाग पर क्या बीत गई होगी। मेरी निस्बतन नौजवान टीम पर इस वाक़े के किस कदर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। मैंने सोचा, सबसे बढ़कर ये कि शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के मुस्तक़बिल का इन्हिसार ही इस अमर पर था। मैनेजर इंतखाब आलम से मैंने मशवरा किया और हमारा फैसला ये था, राज को राज ही रहने दिया जाए, टीम को इसकी भनक तक न पड़े। मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त निकले जब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 मैचों में हमारी टीम को अलगनाक शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अगरचे गुजरे हुए माहो साल ने ज़हनी तौर पर मुझे खासा मजबूत कर दिया था, खास तौर पर हड्डी की चोट के तजुर्बे ने। आम हालात में अपने कंधे की ऐसी खराबी के साथ मैं कभी न खेलता। अपनी टीम की खातिर मैं नाकामी की मिसाल बनना पसंद न करता। ये कि टीम अगर मेरे बगैर जीत सकती तो मैं खेलने का खतरा कभी मोल न लेता। कोर्टिसोन के टीके लगवाकर और दर्दकश गोलियां खाकर अब बहरहाल मुझे खेलना था। मैं अपने 21 साला दौर में कभी इस हाल में मैदान में न उतरा था। चोट इतनी शदीद थी कि आलमी कप का मुकाबला खत्म होने के 6 माह बाद तक मैं दाएं हाथ से ग्लास तक न उठा सकता था। दर्द की एक शदीद लहर दाएं कंधे से गर्दन तक फैल जाती। जिन्हें आलमी कप याद है उन्हें ये भी याद होगा कि हम आखिरी 3 टीमों में शामिल थे, यानी नीचे से तीसरे नंबर पर। मारबाजों ने हमारी फतह पर 50-1 का रेट लगाया। मेरे बचपन के हीरो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और मेरे कज़न जावेद बर्की जख्मी खिलाड़ियों के मुतबादल लेने के मौजू पर फ़ोन पर मुझसे बात कर रहे थे। उनके लहजे और अंदाज से मुझे लगा कि हमारी जीत का सिरे से कोई इम्कान नहीं। मैंने उनसे कहा, हम कामयाब होकर लौटेंगे। उनके दूसरे सिरे पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहनों से उन्होंने ये कहा था कि मैं आखिरकार अपना रुख बदल चुका था। मेरे अजीज तरीन बरतानवी दोस्त जोनाथन बर्मगेन ने एक सच्चे साथी की तरह हौसला बढ़ाने के लिए मुझसे फ़ोन पर बात की। उसने कमारबाजों के बारे में मुझे बताया। फिर मैंने उससे दरख्वास्त की वो हम पर शर्त लगाए। इस रोज़ उसने मेरी बात न मानी। उस दिन वो मेरी राय से इत्तफाक करने पर भी आमादा न था। मेरे अजीज तरीन दोस्त मोबी मुबशर चौधरी ने मुझे मशवरा दिया कि मुकाबले के बाद मैं पाकिस्तान वापस ना जाऊं, छुट्टियां लूं और यूरोप में पड़ा रहूं। उस दौरान पाकिस्तानी अवाम के जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे, ये था लोगों का खौफ। हर खिलाड़ी को इस सूरत हाल से 2-4 होना पड़ता है, जितनी ज़्यादा तवक्कात उतनी ही ज़्यादा मायूसी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पर्थ में टीम के एजाज़ में शाइए का एहतमाम किया। ये गोया जनाजे का
जुलूस था। मैंने तकरीर की तो कहा, इसमें रत्ती बराबर शुबा ना होना चाहिए कि हम जीत कर दिखाएंगे। जब मैंने ये बात कही तो मैं सबके चेहरों पर मायूसी, ताज्जुब और दिल शिकस्तगी देख सकता था। तब मैंने उनसे ये कहने की जसारत की, इस्लाम में मायूसी गुनाह है कि ये अल्लाह ताला पर अदम एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान अखबारात ने ये तकरीर छापी और मेरा मजाक उड़ाया। इस असना में मेरी बहन अलीमा, जो अस्पताल की मार्केटिंग मुहिम की निगरानी कर रही थी, उसने एक और बुरी खबर सुना दी। अस्पताल के लिए अतियात की मुहिम दम तोड़ चुकी थी। प्रेस ने मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया था। मैंने बहरहाल यही कहा कि वो ट्रॉफी जहन में रखकर मार्केटिंग की एक नई मुहिम का नक्शा बना ले। बदकिस्मती से उसने मुझ पर एतबार न किया और जब हम फातेह बनकर लौटे तो इंकशाफ हुआ कि हमारी कोई तैयारी नहीं हो सकी थी। मेरी खुद एतमादी ने टीम का एतमाद इसी कदर बरकरार रखा और हमें शिकस्त से बचा लिया। बहरान में टीम कप्तान की तरफ देखा करती है, मगर वो ये नहीं देखते कि कप्तान कहता क्या है, बल्कि ये देखते हैं कि उसके अल्फाज उसके अमल से कितनी मुताबिकत रखते हैं। मेरे तवक्कुल ने मेरी बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त रखा। गुज़श्ता 3 बरसों में हमने कई बार नामुमकिन को मुमकिन बनाया था। ये अमर भी हमारा मददगार साबित हुआ। 1999 में तबाही से दो चार होने के बावजूद भारत में हमने नेहरू कप जीता था। कलकत्ता में 1 लाख तमाशाइयों के सामने हमने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, जिनकी हमायत में भारतीय नाराजन थे। आलमी कप में भी किस्मत ने हमारा साथ दिया। इस वक्त 2 बार बारिश की पेशीन गोई हुई थी, जब बाद में हमारी बारी थी। अगर 10 मिनट के लिए भी बादल बरस जाते तो हमारा किस्सा तमाम हो जाता। कवायद ही ऐसे थे कि बारिश की सूरत में बादशाह खेलने वाला किसी तरह भी जीत न सकता। ऑकलैंड में सेमीफाइनल के दौरान बादल घिर कर आ गए, मगर बरसे नहीं। बराबर की बाजी खेलते हुए हम आगे निकले और जीत गए। मैच खत्म होने के 20 मिनट बाद बारिश शुरू हुई और आइंदा 24 घंटे तक जारी रही। 1987 में खेल के साथ मेरा मुआशका खत्म हो चुका था। इसके बाद मैं जब भी खेला, अस्पताल के लिए खेला। मुझ पर ऐसी बेपनाह खुशी सवार थी कि ट्रॉफी वसूल करने की तकरीब में टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहना ही भूल गया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। आज भी इस लम्हे की याद अपने साथ शर्मसारी लेकर आती है। सच्ची बात मगर ये है कि उस वक्त तकरीर की बजाय और ही चीज़ें मेरे जहन पर सवार थीं। ये मैं तो चंद आदमियों के साथ ढंग से बात नहीं कर सकता, चे जाए कि अचानक मुझे तकरीर करना पड़ी 90,000 लोगों के मुकाबले। टीवी के करोड़ों शाकीन इसके अलावा थे। बहरहाल एक अजीब सूरत हाल ने जन्म लिया। टीम के अक्सर खिलाड़ी कहते थे कि इस तारीखी कामयाबी के बाद कौम की दौलत अस्पताल के लिए मुझ पर बरसेगी। मैं अब तक हैरान हूँ कि वो इस अंदाजे से क्यों सोचने लगे। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस आते हुए जब सिंगापुर में हम रुके तो पाकिस्तानी सफीर ने शौकत खानम के लिए मुझे चेक दिया। मेरा ख्याल है कि तब खिलाड़ियों को ये एहसास होने लगा कि इनाम तो दरअसल उन्हें मिलना चाहिए था। फिर हम लाहौर पहुंचे, जहां शहर के ताजरों ने 17वीं सदी के मुगल बादशाह शाहजहां के तामीर करदा शालीमार बाग में हमारे एजाज में इस्तकबालिये का एहतमाम किया। उन्होंने ऐलान किया कि अस्पताल के लिए कुछ रकम उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। मैं शशतर रह गया। जब टीम इस तकरीब से एहतजाजन उठकर चली गई, जिंदगी में कितने ही हादसे मुझ पर गुजरे हैं। मेरी माँ की मौत, अशरफुल हक की ज़बानी, मशरकी पाकिस्तान के कत्लेआम की तफसील, खेल के ज़माने अरूज में टांग टूट जाना, लेकिन ऐसी अजियत मुझे कभी ना पहुंची थी। ये वो खिलाड़ी थे जिनके इंतखाब और तरबियत में मेरा हिस्सा था। मैं बुरी तरह मायूस हुआ। इनामात हमेशा बराबर तकसीम किए जाते। अगर कोई मैन ऑफ द मैच हो तब भी खिलाड़ियों को हिस्सा दिया जाता। तकरीबन 10-11 बरस से मैं मैन ऑफ द सीरीज चला आ रहा था। हर बार हर इनाम में मैंने तकसीम किया। अक्सर खिलाड़ियों ने बाद में माफ़ी मांगी। बाज़ ने कहा कि दूसरों ने उन्हें गुमराह किया। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि 1992 की फतह के बाद लालच के बीज बोए गए। सबको 90,000 पाउंड फी कस मिले। कभी किसी खिलाड़ी ने इतनी दौलत न कमाई थी। 1992 में जिस टीम को मैंने अलविदा कहा, अब वो दुनिया भर में बेहतरीन थी। आइंदा 1 अशरे तक वो दुनियाई क्रिकेट पर हुकूमत कर सकती थी। आइंदा के 2 वर्ल्ड कप मुकाबलों 1996 और 1999 में सबसे ज़्यादा उम्मीदें उन्हीं से वाबस्ता थी और उन्हीं की जीत का इम्कान सबसे ज़्यादा था। लेकिन ये टीम अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक कभी न खेल पाई। 1998 के बाद हमेशा उस पर बेईमानी के इल्ज़ामात लगते रहे। 2010 में
تو زوال اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ کپتان کی حیثیت سے میرے لیے 3 مقابلے سب سے زیادہ مشکل تھے۔ 1988 میں بھارت، 1988 میں ویسٹ انڈیز اور 1992 کا عالمی کپ۔ بھارت اس لیے کہ ان کا گھر تھا اور امپائر بھی ان کے اپنے۔ ظاہر پاکستانی ٹیم کمزور بھی تھی، مگر بھارت میں ہار جانے کو ہماری قوم کبھی برداشت نہ کرتی۔ جب ان 2 ملکوں کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں تو یہ محض کھیل نہیں رہتا، گویا ایک جنگ ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں پر ایسا دباؤ جس کی کوئی نظیر شاید ہی مل سکے۔ 1979 میں جب ہم بھارت سے ہارے تو ہمارے کپتان کا برا حال ہوا اور اسے ریٹائر ہونا پڑا۔ 1986 میں جب ویسٹ انڈیز سے لڑے تو وہ تاریخ کی عظیم ترین ٹیم تھی۔ ایک آدھ غلطی اور تمام۔ ان کا گھر اور ان کے امپائر مقابلہ برابر کر کے لوٹ آنا عظیم ترین کامیابی تھی۔ ایک عشرے میں دنیا کی کوئی اور ٹیم ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تھی۔ 1992 میں عالمی کپ کے مقابلے خاصے اعصاب شکن تھے۔ اپنے ساتھیوں کی قیادت کے طویل تجربے نے دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت مجھے عطا کر دی تھی، وہ اہلیت جو ہم میں پہم تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں یہ تجربہ میرے کام بہت آیا۔ اسپتال کی تعمیر اور سیاسی جماعت کی تشکیل میں کسی نے میری مدد کی۔ اسپتال میں ایک کے بعد دوسرا بحران۔ تحریک انصاف مسلسل 15 برس تک اپوزیشن میں رہی۔ کوئی دوسری پارٹی ایسے بحران سے گزر کر سلامت نہ رہی۔ عالمی کپ کے 1 ماہ بعد مجھے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے سخت دباؤ کا سامنا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں انگلینڈ کا دورہ کروں۔ وہ ہسپتال کے لیے خطیر رقم کی پیشکش کرتے تھے۔ 21 برس، پورے 21 برس۔ کرکٹ سے اب میں اکتا چکا تھا اور سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ شالیمار باغ والے واقعے نے فیصلہ کرنے میں میری مدد کی۔ زندگی کا ایک عہد اس کے ساتھ ہی تمام ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا۔ اب ایک چیلنج کا سامنا تھا۔ اسپتال اب میرے وقت کا ایک ایک لمحہ طلب کر رہا تھا۔ عالمی کپ سے وصول ہونے والی اپنی پوری آمدن میں نے اسے دے دی۔ مزید یہ کہ اس کامیابی نے احتیاط کی فصل ہری بھری کر دی، جیسے بارش برسنے سے دھان کا کھیت لہلہا اٹھے۔ اب صرف 6 ماہ کے اندر 14 کروڑ روپے جمع ہو گئے۔ اس سے قبل پورے سال میں صرف 1 کروڑ ملے تھے۔ 1994 تک ہسپتال میں تنگ دستی کا موسم نہ آیا۔ کرکٹ تمام ہوئی، لیکن سیاست اب بھی میرے توقع میں تھی۔ 1993 کے موسم گرما میں معین قریشی کے ایک وزیر نے مجھے فون کیا کہ میں کابینہ میں شامل ہو جاؤں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے الگ ہو جانے کے بعد امریکہ سے بلوا کر وہ نگران وزیر اعظم بنائے گئے تھے۔ میں ایک بار پھر انکار کر گیا۔ اب مگر میں سوچتا تھا کہ سیاست میں کوئی کردار مجھے ادا کرنا چاہیے۔ ملک زوال کا شکار تھا اور سیاست دانوں کی المناک ناکامی نے عام پاکستانیوں کو آزردہ کر رکھا تھا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ایک ایک بار وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ دونوں کا ہدف دولت کا حصول تھا، ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنا اور اس مقصد کے لیے اپوزیشن کے خلاف ہر طرح کے ممکنہ منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنا۔ دونوں کسی ویژن اور نظریے سے محروم تھے۔ افرادی قوت کی تربیت اور تعلیم سے انہیں ہرگز کوئی دلچسپی نہ تھی، جو کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوا کرتی ہے۔ ان دونوں کے 11 سالہ دور اقتدار میں صحت اور فروغ تعلیم پر سرکاری اخراجات کم سے کم ہوتے گئے۔ تاریخی تجربہ یہ ہے، اور ایشیا میں ابھرتی ہوئی نئی قوموں نے اسے اور بھی اجاگر کر دیا تھا، کہ ان دونوں شعبوں میں سرمایہ کاری اور مجموعی قومی ترقی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس مرحلے پر میرا احساس یہ تھا کہ سیاست مجھ سے شرمیلے آدمی کو سازگار نہیں، جو ذاتی زندگی جیتا ہے اور گھل مل جانے کا عادی نہیں۔ خود لیڈر بننے کی بجائے میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو بے نظیر اور نواز شریف کے متبادل ہوں اور خلوص دل سے ملک کی خدمت کریں۔ کیوں نہ میں ان کی مدد کروں جتنی کہ کر سکتا ہوں۔ اس دوران میں کئی سیاستدانوں سے، سیاست کو سمجھنے اور اس پر غور و خوض کرنے والوں سے ملا۔ ملک کے اندر جہالت پر ہم نے طویل بحثیں کی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنے دوستوں کے چھوٹے سے حلقے اور کھلاڑیوں کے سوا کچھ اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف تھا۔ یہ تو تھی پاکستان کی خستہ حال جمہوریت کا احوال۔ عمران خان آپ کو اگلے چیپٹر میں کھیل کی بے رحم دنیا کے بارے میں بتائیں گے، اور ہم وہ آپ سے اگلے ہفتے شیئر کریں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔